everyone. I welcome all of you on the platform of Course Edu Informatics. Yes, again I am here with the new chapter, or rather we can say that new topic of the offer. ठीक है जी. लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे असेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है जी. तो ये जो सारे के सारे असेंशियल्स थे ये मुझे कहाँ पे प्रोवाइडेड थे? अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है जी. ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल के अंदर डिस्कस की थी. अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफर. देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी असेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट असेंशियल था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है. अब हम इनको भी डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं. अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग चैप्टर के अंदर. ठीक है जी. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफर. देखिए, इस पार्ट को मैंने उसके अंदर डिवाइड कर दिया है. 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ ऑफर एंड द थर्ड वन इज रूल्स रिलेटिंग टू द ऑफर, कि ऑफर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि ऑफर क्या होता है. देखिए, ए ने बी को एक बात कही कि मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपनी कार बेचोगे? दैट मीन्स ए ने बी को एक ऐसा फैक्ट बोला है, एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे कि ए बी के मन की बात जानना चाहता है. वो बी के मन की बात जानना चाहता है कि क्या बी उसको अपनी कार बेचना चाहता है या फिर नहीं बेचना चाहता. यानी कि एक ऑफर किस लिए होती है? एक ऑफर एक दूसरे पर्सन को दी जाती है ताकि हम उनके मन की बात जान सकें कि वो ये पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते. ठीक है जी. अब मैं अगर इसको डेफिनेशन के रूप में अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये क्या बन जाता है? ए पर्सन इज सेड टू हैव मेड प्रपोजल. एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देगा व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर, जब वो दूसरे पर्सन को सिग्निफाइज कर रहा है क्या? हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि ये ए बी को अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है. पहली बात तो कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, दिस इज माई विलिंगनेस. ठीक है. और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, यानी कि मैं एक विलिंगनेस शो कर रही हूं किसी काम को करने की और मैं सामने वाले से उसका जवाब मांगना चाहती हूं, उसकी विलिंगनेस जानना चाहती हूं कि क्या वो पर्सन मेरा ये काम करने में मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा. ठीक है जी. तो ऑफर का मतलब क्या हो गया? ऑफर का मतलब हो गया जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की इच्छा जानने की कोशिश कर रहा है, उसकी हाँ या ना जानने की कोशिश कर रहा है फॉर एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. अब इसका क्या मतलब हुआ? एब्सटेन का मतलब होता है किसी को काम करने से रोकना. अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो मैं इसमें कहूंगी कि ए ने बी को कहा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपनी कार सेल करोगे? बी ने कहा ओके, आई विल सेल यू माई कार. दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव ऑफर. ये क्या थी? एक पॉजिटिव ऑफर थी जिसमें ए ने बी को एक काम करने के लिए कहा. लेकिन अगर मैं इसके अगेंस्ट अगर मैं दूसरी ऑफर की बात करूं जिसे मैं नाम देती हूं नेगेटिव ऑफर, जिसे मैं क्या नाम देती हूं? नेगेटिव ऑफर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जहां पे कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने से मना कर रहा है, उसके लिए वो उसे ऑफर कर रहा है. मान लीजिए ए बी को कह रहा है कि भैया तुम क्लैट का पेपर मत दो, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा.
इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम क्लैट का पेपर नहीं देते हो तो। ठीक है, अब यानी कि ये क्या बन गया, ये एक नेगेटिव काम है। अब ये एक नेगेटिव काम है, इसके अंदर ए बी को कोई काम करने से रोक रहा है। तो दैट मीन्स जहां पे ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको कोई काम करने के लिए बोला भी जा सकता है और आपको कोई एक पर्टिकुलर काम ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ ऑफर में क्या क्या इंक्लूड है, इसको मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स में बना दिया है। देखिए, इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऑलवेज देयर शुड बी टू पर्सन, 2 पर्सन होने चाहिए। कभी भी आप अपने आप को ही ऑफर नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट मेक एन ऑफर टू योर सेल्फ। आप अपने आप को कभी भी कोई ऑफर नहीं दे सकते हो। ठीक है जी। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यानी कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे आप अपनी एक विलिंगनेस शो कर रहे हो किसी को कोई काम करने के लिए। आप एक विलिंगनेस शो कर रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। आप ये एक विलिंगनेस किसी पर्सन को शो कर रहे हो उनकी कंसेंट लेने के लिए। आप उनकी कंसेंट लेना चाहते हो, इसीलिए आप उनको एक ऑफर कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है ये वाला सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वो कहता है कि एक तो हो गया ऑफर, ठीक है। वो कहता है एक मैं नया कंसेप्ट आपके सामने लेके आता हूं। वो कहता है एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। एक क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है? इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से हमने इसको समझना है। देखिए इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है जब भी आप किसी एक पर्सन को कोई ऑफर देते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ए ने बी को कहा कि भैया मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, क्या आप अपनी वॉच मुझे सेल करोगे? बी ने कहा ठीक है मैं अपनी वॉच आपको सेल कर दूंगा। दैट मीन्स दिस इज एन ऑफर। ये एक ऑफर हो गया। लेकिन अब मैं आपके सामने एक पहले एग्जाम्पल रखती हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। मान लो ए एक पर्सन है और ये बी के पास गया। बी का अपना एक शॉपिंग मॉल है। बी का अपना क्या है? एक शॉपिंग मॉल है। टॉयज की शॉप है इनकी, और यहाँ पे बहुत सारा तरह के टॉयज पड़े हैं। रैक्स पे बहुत तरह के टॉयज पड़े हैं। ठीक है, बी इनकी शॉप ए इनकी शॉप पे गया और उन्होंने वहां से एक टेडी बियर को उठाया। एक टेडी बियर को उठाया और उन्होंने बी को कहा कि भैया इसका बिल बना दीजिए, भैया इसका बिल बना दीजिए। अब यहाँ पे ए क्या कर रहे हैं? ए क्या कर रहे हैं, जो बी की शॉप पे टेडी बियर पड़ा है वो उसको जाके बोल रहे हैं कि भैया इसे पैक कर दो और मुझे ये टेडी बियर चाहिए। अब बी कहता है सॉरी सर, दिस इज नॉट फॉर द सेल, दिस इज नॉट फॉर द सेल। ए ने क्या किया? गुस्से में आके बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि भैया तुम मुझे एक ऑफर दिए, तुमने मुझे एक ऑफर दिया, तुमने अपनी शॉपिंग मॉल में, तुमने अपनी दुकान में ये टेडी बियर रखा हुआ था, मैंने इस टेडी बियर को रैक से उठाया और मैं तुम्हारे पास लेकर आई। दैट मीन्स तुमने मुझे एक ऑफर दिया और मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। अब तुम इस ऑफर को क्या कर रहे हो? अब तुम इस ऑफर को खत्म कर रहे हो। अब हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम इसको तोड़ रहे हो। तुमने मुझे एक ऑफर दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये टेडी बियर नहीं बेचना, तो ये तो गलत बात है। अब तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना होगा। बी कहता भी भैया आपने, मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ने के लिए आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क होता है। उसने ए को बिठा के समझाया आराम से। कहता भैया देखो, अगर तो आप मुझे डायरेक्टली बोलते आके, यानी कि अब इस केस के अंदर क्या हो रहा था, उसने बी ने ए को समझाया कि देखो मैंने ये डिफरेंट रैक्स पे टेडी बियर लगाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आओ और मुझे ऑफर करो कि आपको ये टेडी बियर खरीदना है। अब जो आप टेडी बियर उठाओगे, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन ऑफर टू मी।
आप वो ऑफर मुझे कर रहे हो, अब मेरी मर्जी है मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या फिर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं। दिस इज अप टू मी ओनली। तो दैट मीन्स बी ने उसको प्यार से बिठा के समझाया कि ये जो टेडी बियर जब आप मेरे पास उठा के लाए थे, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ऑफर कर रहे हो, अब उस पे मर्जी है मेरी। देखो एक्सेप्टेंस में तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि मुझे एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरी मर्जी है, मैं एक्सेप्ट कर भी सकती हूँ और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती। यानी कि जो मैंने रैक्स पे टेडी बियर लगाए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ऑफर किया है, उसका मतलब ये है कि मैं आपको इनवाइट कर रही हूं टू मेक एन ऑफर टू मी, कि आप आओ और आप मुझे ऑफर दो। क्लियर हुआ? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है जी, क्लियर है आप सबको ये वाला? अब इसके अंदर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, इट इज एन एक्ट प्रायर टू एन ऑफर। ऑफर से पहले का एक्ट है ये, यानी कि ऑफर से पहले होगा। यानी कि ये कौन है, ये ए है, ये ए बी को टेडी बियर उठा के ऑफर देगा कि सर क्या आप मुझे ये टेडी बियर बेचोगे। अब अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसका साथ के साथ कैश काउंटर पे बिल बना देगा, अगर वो सेल के लिए नहीं होगा तो वो उसे मना कर देगा, नो सर दिस इज नॉट फॉर द सेल। ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ पे? चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने रेडी किए हैं आपके लिए। देखिए इनविटेशन टू ऑफर में हमारे पास सबसे पहले इंक्लूड होता है टेंडर। टेंडर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ना रोड्स बनानी है, गवर्नमेंट ने क्या बनानी है, सड़कें बनानी है। गवर्नमेंट ने मान लीजिए चंडीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट ने रोड्स बनानी है और चंडीगढ़ की ये टॉप मोस्ट कंपनीज उन्होंने सिलेक्ट कर ली। उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ में 4 कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमें सड़कें बनानी है और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो आए, हमें एक मेमोरेंडम बना के दें, एक कागज पे लिख के दें हमें सारा कि हमें कितने रुपए तक वो सड़कें बना के दे सकती हैं। अब गवर्नमेंट खुद तो सड़कें बनाएगी नहीं ना, ठेके पे ही देगी। तो यानी कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग एक ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, इसमें हिस्सा ले सकती हैं और अपनी अपनी कोटेशंस हमें बता सकती हैं कि कितने खर्चे के अंदर वो हमें बेस्ट रोड्स प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल रही है, अब ए कंपनी ने कहा कि सर हम आपको अच्छी सड़कें प्रोवाइड करेंगे, कितने रुपए में। गवर्नमेंट ने इनको कहा कि हम आपको ए ने आपको कहा कि हम आपको सड़क प्रोवाइड करेंगे, 100 करोड़ का आपका खर्चा आएगा। बी ने कहा नहीं सर मैं तो आपको 95 करोड़ रुपीज में ही आपको सड़क बना के दे दूंगी। सी ने कहा नहीं सर आपका 105 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। डी ने कहा ला क्या बात कर दी सर, मैं तो आपको 90 करोड़ में बना के दे दूंगा। अब यानी कि ये क्या हो रहा है, अब मान लो अगर इन्होंने ये नोटिफिकेशंस अपने बना लिए, अपने ये इन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए, अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने ये जो सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था ये दे दिया डी को, तो बाकी की जो 3 कंपनीज हैं वो ये नहीं बोलेंगी कि सर आपने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने तो पहले नोटिफिकेशन निकाली फिर हमने अपना सामान जो प्रोवाइड किया उसके बाद आपने मना कर दिया। अब ये तीनों कंपनीज ऐसा नहीं बोल सकती हैं, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था इसे हम बोलते हैं टेंडर, कि गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है और दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इनवाइट कर रही हैं कि आप आओ और आप आके हमें बताओ कि आप कितने रुपए तक हमें कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हो, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी हमें सूटेबल लगेगा। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, शॉप्स की एग्जांपल मैंने आपको अभी करवाई है कि जहां पे ए ने बी को बोला कि भैया मुझे टेडी बियर खरीदना है, बी ने मना कर दिया कि नहीं सर मैं ये नहीं बेच सकता। नाउ दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर की। देखिए ऑफर भी कुछ तरह की होती हैं। मोड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफर, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। पर्सन्स ऑफर हैज बीन मेड, पर्सन टू whom the offer has been made, जर्नल एंड स्पेसिफिक। अब हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है जी। देखिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है, ये हमने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। एक्सप्रेस ऑफर वो होती है जो बोलकर रिटर्न वर्ड्स के अंदर या फिर बोलकर ऑफर की जाती है। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है जो एक ऐसी ऑफर जो कि बिहेवियर से हमें पता चल रहा है, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी हमें ये पता चल रहा है कि आप ये ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बस में चढ़ी, दैट मीन्स दिस इज माई इम्प्लाइड ऑफर कि मुझे नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना है। मैं एक रेस्टोरेंट में गई, दिस इज इम्प्लाइड कि मुझे वहां पे खाना खाना है, मुझे वहां पे फूड खाना है। ठीक है। रिटर्न और ऑफर क्या होती है, जहां पे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट कॉलेज के अंदर गया, उसने उसको बोल के कहा कि भैया मुझे इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सप्रेस ऑफर हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पर्सन हु बोर्ड्स अ बस और हायर्स अ टैक्सी अंडरटेक्स टू पे द फेयर एट द डेस्टिनेशन even though he makes no express promises so to do. So this is known as implied promise. इसको हम क्या बोलते हैं, implied offer, जहां पे आपने कुछ बोला नहीं दे लेकिन there is an implied offer from your side. ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जनरल ऑफर क्या होता है, जब कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक पर्टिकुलर पर्सन को जब आप कोई ऑफर दे रहे हैं, प्लस या फिर आप एक ग्रुप ऑफ पर्संस को मैसेज दे रहे हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, मान लीजिए 10 पर्संस को, 20 पर्सन को, 30 पर्संस को, 100 पर्संस को, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है पर्संस का जिनके अंदर आप पर्संस को गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं, अनगिनत लोग नहीं है, गिन सकते हो आप कितने लोग हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर और स्पेशल ऑफर। यानी कि जहां पे आप एक ऑफर करते हो टू एन असर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, जहां पे आप लोगों को गिन सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑफर और पर्टिकुलर ऑफर। ठीक है जी। इसके कंपैरेटिवली अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं कर रहे हो, बल्कि द ऑफर इज मेड एज पब्लिक एट लार्ज, जहां पे आप पब्लिक को एक ऑफर कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर। उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए जहां पे मान लीजिए कि मैंने एक स्कूल टीचर हूं मैंने क्लास के अंदर अनाउंस किया कि जिस भी पर्सन को मुझे अपना फोन बेचना है, मैंने क्लास के अंदर एक अनाउंस किया कि मुझे अपना फोन सेल करना है, तो जो कोई भी पर्सन मेरा फोन खरीदना चाहता है वो मेरे से कांटेक्ट कर ले। यानी कि मेरी क्लास में 32 पर्सन थे। नाउ इस ऑफर को क्या बोलेंगे, स्पेशल और पर्टिकुलर ऑफर, क्योंकि मैंने ये ऑफर एक असर्टेन्ड क्लास ऑफ पर्संस को की है जिन लोगों को मैं गिन सकती हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ हियर कम्स क्रॉस ऑफर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए ने बी को एक लेटर लिखा, कि 1/10/2020 को कि भैया मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, क्या आप मुझे अपनी वॉच सेल करोगे। इसने लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया। बी ने एक लेटर लिखा कि सर मुझे अपनी वॉच बेचनी है, क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे। इसने भी एक लेटर लिखा और ये पोस्ट कर दिया। अब ये लेटर सेम डेट पे ए को मिल गया और यही लेटर सेम बी को मिल गया। तो क्या अब आप मुझे बताइए, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना। ए ने भी इसको एक लेटर लिखा, बी ने भी इसको कोई लेटर लिखा, सेम चीजें थी दोनों के अंदर, सेम मटेरियल था। इज देयर एनी एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कि यहां से भी वो ऑफर कर रहा है कि भैया मुझे आपकी वॉच खरीदनी है, यहां से भी वो ऑफर कर रहा है कि सर मुझे अपनी वॉच बेचनी है, क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे। क्या इन दोनों के बीच में कहीं कोई एक्सेप्टेंस हुई। दोनों ऑफर ही दे रहे हैं, किसी ने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं है। So there is a no contract in this case because the offers in this case are cross offer. क्या है ये, क्रॉस ऑफर्स बन गई हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इस केस के अंदर नहीं बना है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली बहुत सिंपल है ये, जहां पे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको राइस सप्लाई करूंगा थ्रू आउट द ईयर। अब थ्रू आउट द ईयर इसने इसको पहली बार कहा मुझे 10 किलो राइस दे दो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने 10 किलो चावल भेज दिए। फिर उसने कहा 100 किलो चावल चाहिए, उसने 100 किलो चावल भेज दिए। फिर उसने कहा 30 किलो चावल चाहिए, उसने 30 किलो चावल और भेज दिए। मीन्स स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर विच इज ऑपरेटिव फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 1 साल तक वो जितनी बार भी चावल मांगेगा वो उसको प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। अब हम बात करेंगे ऑफर के रूल्स की, कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने होंगे एक ऑफर को करते टाइम। ठीक है जी, देखिए, एन ऑफर मस्ट गिव अ लीगल कंसिक्वेंसेस। देखिए ये हमने अपने एसेंशियल के अंदर भी किया था कि अगर आप कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस करते हैं, दैट मीन्स बोथ द पार्टीज मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अमंग देम। दोनों पार्टीज की आपस के अंदर एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। मोरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नो कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर नो कॉन्ट्रैक्ट्स। मोरल कॉन्ट्रैक्ट्स को और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर आप कोई मोरल ऑफर करते हो, ए ने बी को कहा कि चल भाई मैं तुझे आज पार्टी दूंगा, और उसने पार्टी नहीं दी, तो क्या बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नो, बिकॉज दिस वाज ओनली एन मोरल प्रॉमिस, कोई लीगल प्रॉमिस नहीं था ये। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, रूल 2, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। यानी कि अगर आप अपनी कोई इंटेंशंस की स्टेटमेंट किसी पर्सन को भेज रहे हैं, दैट विल डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। वो ऑफर की कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, उसे हम ऑफर की कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा कि जहां पे मान लीजिए ए ने ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ यही कर लेते हैं। Amar in the course of his conversation mentioned to Rajesh that he plans give 10 lakh rupees to anyone marrying his daughter with his consent. The above statement is merely an intention which should not be mistaken for an offer. A ने एक पर्सन को कहा कि जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा मैं सोच रहा हूँ उसे 10 लाख रुपए दूं। तो अब कल को अगर वो पर्सन उसकी बेटी से शादी कर लेता है और वो 10 लाख रुपए नहीं देता है उसको, तो जो भी राजेश है, जो भी उसकी बेटी से शादी कर रहा है, वो उससे 10 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज दैट वाज ओनली एन इंटेंशन। कोई पर्टिकुलर ऑफर इसके अंदर आपको नहीं किया गया था, सिर्फ एक इंटेंशन आपको शो की गई थी कि वो चाहता है उसको 10 लाख रुपए देना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, A mere supply of information does not tantamount to an offer। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये केस है हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी, ये केस लैंडमार्क केस है, ये हार्वे वर्सेस फेसी का। इस केस के अंदर हुआ क्या था, मैं आपको इसके फैक्ट्स बताती हूँ। केस के अंदर क्या हुआ था, ये ए ने बी को एक लेटर लिखा, उसके अंदर उसने 2 चीजें पूछी। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, कि क्या आप अपनी लैंड का टुकड़ा बेचेंगे? विल यू सेल, अगर बेचना है तो कितने रुपए में बेचना है, तो प्राइस क्या, व्हाट विल बी द प्राइस। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। अब बी ने आगे से रिप्लाई किया कि मेरी इसका प्राइस है 100 रुपीज। उसने प्राइस कोट कर दिया 100 रुपीज। इसने आगे से आंसर किया दूसरे लेटर में, यस आई एक्सेप्ट, मैं आपका खरीदने के लिए तैयार हूं। उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया। तो क्या अब ए बी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, कि इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन और प्राइस कितना होगा। इसने चालाकी खेलते हुए सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर किया कि मेरा प्राइस इतना है। इसने इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं किया, इसने हाँ या ना का तो जवाब ही नहीं दिया कि मुझे बेचना है नहीं बेचना। इसने इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं दिया। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स दैट देयर इज अ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सेल कर दोगे। दैट डजंट मीन कि आप उसे बेचने के लिए रेडी हो गए हो।
क्लियर है आप सबको ये वाला? नेक्स्ट देखिए, अ जनरल ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेसिफिक ऑफर। तो अगर आप एक ऑफर कर रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप ये ऑफर पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं या फिर किसी एक स्पेशल पर्सन को आप ये ऑफर कर रहे हैं। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप ये पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं या फिर किसी एक स्पेशल पर्सन को ये आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब मान लो मैंने बी से वॉच खरीदनी है, लेकिन बी को पता ही नहीं मैंने उससे वॉच खरीदनी है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। एक इसके अंदर लैंडमार्क केस है, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी मोहम्मद। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी मोहम्मद। हाँ जी, ये वो शुक्ला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी मोहम्मद। ठीक है जी, गौरी मोहम्मद। इसमें केस में क्या हुआ था, ये एक पर्सन था, इसका डॉगी गुम हो गया था। ठीक है जी, डॉगी गुम हो गया था। इन्होंने बी को कहा अपने सर्वेंट को कि मेरा डॉगी ढूंढ के लाओ। ठीक है, ये ढूंढने के लिए बाहर चला गया, आउटसाइड द हाउस चला गया। इसके पीछे से ए ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 100 रुपीज का इनाम दूंगा। ठीक है जी, ये सर्वेंट इसका डॉग को ढूंढ कर ले आया और इसने इसको डॉगी लाकर वापस दे दिया। अब इसको 10 दिन के बाद बी को पता चला कि ए ने इसके ऊपर 100 रुपीज का इनाम रखा था, वो तो मुझे दिए ही नहीं पैसे उन्होंने। तो क्या बी अब उससे ए से पैसे क्लेम कर सकता है? ध्यान से अगर आप देखोगे द आंसर विल बी नो, बिकॉज देर इज नो कम्युनिकेशन ऑन ऑफर टू द बी। बी के पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, बी को तो पता ही नहीं था, बी को ए से तो पता ही नहीं चला। ए ने डायरेक्टली तो बी को बोला ही नहीं कि आप मेरा डॉगी ढूंढ के लाओगे तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, उसने तो सुना था किसी से। दैट मीन्स देर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर टू द ऑफरी। उसके पास कोई भी कम्युनिकेशन गया ही नहीं था। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। आपके ऑफर की टर्म्स जो है वो सर्टेन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा कि क्या आप मुझे 100 kg ऑफ ऑयल पर बेचेंगे, ऑयल सेल करेंगे। अब बी बेचारा सोच में पड़ गया, भैया कौन सा तेल, मेरे पास तो मस्टर्ड ऑयल भी है, मेरे पास तो कोकोनट ऑयल भी है, मेरे पास तो क्रूड ऑयल भी है, मेरे पास तो बहुत तरह का ऑयल है, कौन सा ऑयल मांग रहा है भैया। तो यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए आपको हमेशा एक ऐसा ऑफर देना है दैट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन होना चाहिए, कोई भी उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये हम लोग ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन्विटेशन टू ऑफर है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफर। वो डिफरेंट ऑफर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, पूरा मैं ये कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है जी, चलिए आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑफर के बारे में पढ़ा। ऑफर मीन्स जहां पे एक पर्सन अपनी कुछ काम करने की इच्छा किसी दूसरे पर्सन को बता रहा है, दिस मीन्स दिस इज एन ऑफर। फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा, जर्नल ऑफर के बारे में पढ़ा जहां पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं की जाती बल्कि पब्लिक एट लार्ज ऑफर की जाती है। स्पेशल ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर की जाती है। क्रॉस ऑफर जहां पे 2 ऑफर्स आपस में क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर जो कि एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफर है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो ऑफर आपकी वैलिड रहेगी। फिर हमने ऑफर के कुछ रूल्स किए, जिसके अंदर ऑफर के रूल्स के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जहां पे आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए, ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ एक्सेप्टेंस का टॉपिक डिस्कस करूंगी। एक्सेप्टेंस के साथ साथ हम लोग रेवोकेशन का देखेंगे कि रेवोकेशन क्या होता है।
तो आई होप आप सब लोगों को लेक्चर्स आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, सारे के सारे लेक्चर्स आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए चैनल के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, और हम और भी ज्यादा मोटिवेट होके आपके लिए नई नई चीजें जो है वो नए नए टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।